नमस्कार दोस्तों, सिविल स्टेप हिमाचल यूट्यूब में हिंदी के एक और वीडियो के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। और आज इस वीडियो में हम HP टेट लैंग्वेज टीचर का जो एग्ज़ाम होता है उसमें हिंदी भाषा से संबंधित जो भी जानकारी है वो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं यहाँ पर कि हिंदी भाषा जो है उसकी उसमें जो प्रश्न आते हैं, कुल कितने प्रश्न आते हैं, उसका क्या पैटर्न चलता आ रहा है, उसका कठिनाई का स्तर क्या होता है, प्रश्नों की शैली क्या होती है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जानना बहुत आवश्यक है। तो यही सब चीज़ें जो हैं वो हम इस वीडियो में जो आपके साथ डिस्कस करेंगे। और शुरुआत करने के लिए अगर मैं जस्ट आपको ये बताऊं कि हमें लिटरेचर पर ही ज़्यादा ध्यान देना है या ग्रामर पर ही ज़्यादा ध्यान देना है, उस बात की पुष्टि हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास प्रॉपर तथ्य हों, सही तथ्य होने चाहिए हमारे पास। और अगर ये देखिए, आपके पास कुल मिलाकर 120 प्रश्न आते हैं परीक्षा में और उन 120 प्रश्नों को हम 2 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। और वो 2 मुख्य वर्ग कौन से हैं अगर मैं आपसे कहूँ, व्याकरण संबंधी प्रश्न और साहित्य संबंधी प्रश्न। आपके पास 120 प्रश्न आते हैं हिंदी के, तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान से लेने की ज़रूरत है। मैं आपसे यही प्रार्थना करूँगी, क्योंकि हिंदी को अक्सर जो विद्यार्थियाँ बहुत लाइटली ले लेते हैं, उनको लगता है कि हिंदी बहुत इजीली मतलब हो जाएगी, लेकिन जिन्हें पता है अच्छे से कि साहित्य के प्रश्न आते हैं और वो इतने आसान भी नहीं होते हैं। और वो हम आगे आपके साथ कुछ प्रश्न जो हैं वो डिस्कस भी करेंगे, उससे आपको सही से पता चल जाएगा कि कितने अच्छे से आपको इसकी तैयारी करने की आवश्यकता है। और अगर हम व्याकरण की बात करें सबसे पहले तो देखिए 2018 में अगर हम उस पेपर की बात करें, 62 क्वेश्चंस जो थे वो व्याकरण से आए थे। आप सोचिए, 62 प्रश्न, और 38 क्वेश्चंस जो थे वो साहित्य से संबंधित थे। अब ये साहित्य के अंतर्गत क्या क्या आता है, सबसे पहले तो ये जानना आवश्यक है। कुछ लोगों को लगता है कि जैसे पेपर में अगर प्रश्न पूछा गया है कि ये बोली हिंदी में किस मुख्य बोली के अंतर्गत आती है, जैसे कुछ उपभाषाएं होती हैं, तो वो उपभाषा जो है वो पूर्वी हिंदी से संबंधित है, पश्चिमी हिंदी से संबंधित है। तो कुछ लोगों को लगता है कि ये व्याकरण से संबंधित प्रश्न है, लेकिन यह चीज़ सही नहीं है। यह साहित्य से संबंधित है। साहित्य यानी जो हिंदी भाषा है उसका साहित्य, उसकी हिस्ट्री, और उसमें जो नई नई चीज़ें ऐड होती जा रही हैं। साहित्य क्या होता है? एक नदी की भांति होता है जो निरंतर आगे बढ़ता रहता है, पुरानी चीज़ों को भी अपने साथ लेकर चलता है और नई नई चीज़ें भी उस मार्ग में, नई नई चीज़ें भी उसके साथ जुड़ती रहती हैं। तो उसी प्रकार जैसे हिंदी भाषा है, उसमें प्राचीन समय में ये भाषाएं थी, फिर उनमें क्या बदलाव हुआ, नई नई कौन सी बोलियाँ आई, जैसे खड़ी बोली, वो बहुत बिल्कुल आदिकाल से नहीं थी, बाद में आई खड़ी बोली, और उसमें क्या क्या परिवर्तन होते जा रहे हैं। तो ये जो सभी चीज़ें होती हैं ये व्याकरण के अंतर्गत नहीं अपितु साहित्य के अंतर्गत आती हैं, और उसी आधार पर हमने ये नंबरिंग की है। और ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि कभी कभी स्टूडेंट्स चेक करते हैं कि भाई 62 क्वेश्चंस कैसे आ गए, तो वो इसी बेसिस पर आए कि जो व्याकरण है उसमें तो आपका अलंकार, संधि विच्छेद, समास, पर्यायवाची, विलोम, ये आप सभी जानते हैं, काव्य रस, काव्य गुण। और एक मैं चीज़ आपको और बता दूं जो आगे आपको प्रश्नों के माध्यम से भी पता चलेगा कि इसमें बहुत ही ऐसा नहीं कि बहुत ही आसान प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ प्रश्न होते हैं जो कि 1-2 आसान हो सकते हैं, लेकिन जहां पर आपके पास ये देखिए, जैसे 2021 में 10 जुलाई में भी पेपर हुआ था और 14 नवंबर को भी। तो 10 जुलाई को जो हुआ था उसमें केवल 16 प्रश्न थे व्याकरण के। अब इसको देख के स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि भाई हम ग्रामर पे इतना फोकस नहीं करेंगे, हम सिर्फ साहित्य पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन आप ये देखिए, फिर 40 नवंबर को ही 2021 में ही 42 क्वेश्चंस आए ग्रामर में से। तब कैसे आप ये कह सकते हैं कि आप एक सेक्शन छोड़ सकते हैं और दूसरे सेक्शन पर ही ज़्यादा फोकस कर सकते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं। यू नेवर नो कब आपके पास कौन से मतलब वर्ग से कितने प्रश्न पूछे जाएं। तो तैयारी आपकी पूरी होनी चाहिए। कहते हैं ना, आपको तैयार होकर जाना है, सामने जो ठीक है ना एग्जामिनर है वो कोई भी क्वेश्चन चूज करे, आपको अपनी तरफ से पूरा तैयार होके जाना है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसा कि आप जानते हैं नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो फोकस आपका यही रहना चाहिए कि आप मतलब अच्छे से उसका जो है लाभ उठाएं, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके आएँ, छोड़ना तो है ही नहीं किसी भी हालत में। तो पहले, और पेपर सॉल्व करने की भी यही स्ट्रैटेजी होती है कि एक तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करना, और वो भी कैसे। उसका मतलब ये नहीं है कि बस फटाफट ऐसे ऐसे ही करके आ गए। पहला प्रश्न जब आपने प्रारंभ किया, क्वेश्चन पढ़ा, आंसर आता है, नहीं आता, छोड़ के आगे बढ़े, करते करते एक कहते हैं ना कि एक बार में आपका पूरा पेपर आपकी आंखों के सामने से गुजर जाना चाहिए। और वो गुजरने का मतलब यही होता है, आपने पहला प्रश्न देखा, नहीं आता, दूसरे प्रश्न पर गए, आता है, सॉल्व किया, तीसरे प्रश्न पर गए, आपको लगता है इसमें डाउट है, आता है, नहीं आता है, तो उसे छोड़ दीजिए।
हो सकता है कि क्वेश्चन करते करते कभी क्या होता है, एक क्वेश्चन दूसरे से लिंक्ड होता है और मतलब कि जैसे एक क्वेश्चन करते करते में दूसरा क्वेश्चन याद आ जाता है, तो इसलिए कहते हैं कि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हाँ, आपको अपनी गति जो है वो बढ़ानी है। वो कैसे होगी? अभ्यास के द्वारा। जितना आप अभ्यास करेंगे उतनी आपकी गति बढ़ेगी। तो इसलिए ये जस्ट आप नंबर्स देखिए एक बार कि व्याकरण से भी पूरे प्रश्न पूछे जाते हैं, साहित्य से भी पूरे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको अच्छे से हर चीज़ जो है वो ध्यान देनी है। अब आते हैं प्रश्नों पर कि किस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें व्याकरण संबंधी प्रश्नों की, तो देखिए पहले कुछ प्रश्न मैंने ये कठिनाई के स्तर के आधार पर थोड़ा आपके सामने रखे हैं कि जैसे हम कहते हैं कभी कभी बहुत साधारण से प्रश्न पूछे गए हैं। कैसे? ध्वनियों के भेद। ध्वनियों के भेद कौन कौन से हैं? स्वर व विस्वर, स्वर एवं व्यंजन, व्यंजन एवं प्रस्वर, निस्वर व विस्वर। अब ये निस्वर विस्वर ये सब ऐसा कुछ नहीं, सिंपल सा इसका उत्तर था स्वर एवं व्यंजन। काम खत्म। क्योंकि ध्वनियों में एक तो हम स्वरों का प्रयोग करते हैं और व्यंजनों का प्रयोग करते हैं लिखित रूप देने के लिए ध्वनियों को। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन था बी ऑप्शन। और आई गेस जिसे हिंदी व्याकरण का थोड़ा सा भी ज्ञान है उसके लिए प्रश्न बहुत साधारण था। उसी प्रकार आपके अवकाश का क्या हुआ? उपयुक्त वाक्य है संदेहवाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक या विधिवाचक। अब कुछ स्टूडेंट्स को अगर यही नहीं पता विधिवाचक वाक्य होता क्या है, तो उन्हें लगेगा, जैसे कहते हैं ना कि कंफ्यूजन हम खुद क्रिएट करते हैं। हमें अच्छे से पता है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जो है, प्रश्नवाचक चिन्ह प्रॉपरली लगा हुआ है, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य ही है, इसमें दो संदेह होना ही नहीं चाहिए। लेकिन फिर स्टूडेंट्स को ना ऑप्शंस पढ़ के लगता है भाई विधिवाचक भी है, अब पता नहीं विधिवाचक का मतलब क्या होगा, तो फिर वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि इसका साधारण सा उत्तर था प्रश्नवाचक। वैसे ये भी इतना कठिन नहीं था। तीसरा है मगरमच्छ का स्त्रीलिंग क्या है। अब देखिए ऐसे तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जो है हिंदी में इतने सारे शब्द हैं और उसमें मतलब स्त्रीलिंग पुल्लिंग के जो शब्द हैं उनकी भी सूची जो है बहुत ही लंबी है, लेकिन हो सकता है कि सारी आप ना याद कर पाएं और इतना संभव भी नहीं है। लेकिन ज़रूरी नहीं होता, जैसे होता है जेठ का जेठानी, सेठ सेठानी, माता पिता, नारी नर। उसी प्रकार कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो शब्द स्वयं में परिवर्तित ना होकर उनके साथ कोई नया शब्द जुड़ जाता है। जैसे कि मक्खी, ठीक है ना, मक्खी का लोग मच्छर बोल देते हैं, लेकिन नर मक्खी वो उसका पुल्लिंग होता है। उसी प्रकार जो मगरमच्छ है वो हमेशा एक पुल्लिंग होता है और उसका अगर आपको स्त्रीलिंग बनाना है तो वो होगा मादा मगरमच्छ। अगर जैसे ऑप्शंस देखिए, मगरमच्छी, मगरमच्छवी, मगरमच्छानी और यह है मादा मगरमच्छ, तो ये इसका उत्तर बिल्कुल सही है। तो ये तो थे फिर भी जो कि नॉर्मल मतलब डिफिकल्टी लेवल के थे। अब आइए यहाँ पर कि सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए तथा सही विकल्प चुनिए, यानी कि अब आपको ये मैचिंग वाला, मैच द फॉलोइंग। अब इसमें भी देखने में आपको लगेगा क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लेकिन कहने के लिए आप माने तो ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं सबसे इजी होते हैं, स्कोरिंग होते हैं। कैसे? अब काव्य रस जिन्होंने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा, ये आपके सामने 4 रस हैं। मैं कहती हूँ कि अगर इनमें से ना आपको 4 में से 2 का भी पता है तब भी आप ऑप्शन सही चूज कर सकते हैं। अब जैसे रौद्र, नाम सुनते ही और मैं कहती हूँ अरे बाकी सब छोड़िए, रौद्र रूप, हम कहते हैं ना तुमने तो बड़ा रौद्र रूप धारण कर लिया। काव्य रस नहीं भी पढ़े तब भी आपको ये तो पता है ना जो रौद्र है या रुद्र वो क्रोध से संबंधित है, गुस्से से संबंधित है। यही चीज है, रौद्र रस में क्रोध दिखाया जाता है, तो फर्स्ट का 4th तो होना ही होना है, ये तो फॉर श्योर है। अब जैसे ही हमने पहला चूज किया, अब आप ऑप्शंस पर आइए, फर्स्ट का 3 और फर्स्ट का 1 कि मतलब रौद्र का विस्मय या जुगुप्सा हो ही नहीं सकता, तो ये ऑप्शन सबसे पहले कट कीजिए। लीजिए 4 में से 2 तो आपके पहले कट गए, अब बचे 2। पहले का 4th ये बी ऑप्शन में भी है और डी ऑप्शन में भी है। अब आते हैं इस पे, ये अगर आपको आ गया आपका आंसर सॉल्व। अच्छा, अद्भुत, ये तो बहुत ही अद्भुत है। अब अद्भुत यानी कि आप चौंक गए, हैरान रह गए, और विस्मय का मतलब ही तो वही होता है ना, विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक कौन सा वो चिन्ह होता है? एक्सक्लेमेटरी साइन, जब हम कहते हैं वाव, हे, तो वो जो चीज़ होती है आश्चर्य, विस्मय, अद्भुत। तो इसलिए सेकंड का फर्स्ट आना ही आना है, तो इसलिए सेकंड का फर्स्ट इसमें है। दैट मीन्स आपका करेक्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन, काम खत्म। अब कोई फर्क नहीं पड़ता आपको निर्वेद का मतलब ना पता हो, जुगुप्सा का मतलब ना पता हो, विभत्स का मतलब ना पता हो, कोई बात नहीं। तो इसलिए मेन बात यह है कि आप जो भी पढ़ें एटलीस्ट आपको अपने सामान्य जीवन से थोड़ा लिंक करके एक तो देखना चाहिए, थोड़ा कॉमन सेंस, थोड़ी स्मार्टनेस
कहते हैं ना परिश्रम, हार्ड वर्क तो जरूरी है ही है, स्मार्ट वर्क भी जरूरी है पेपर में। उसी प्रकार देखिए अब यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर जैसे आता है कि अभ्यस्त का पर्यायवाची क्या है। अभ्यस्त, अब जैसे कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे भाई इसका तो हमें, ये तो शब्द ही बिल्कुल नया है हमारे लिए। तो मैं कहती हूँ अगर आपके पास पेपर में टाइम है आप खुद लॉजिक लगाइए, अभ्यस्त किससे बना होगा? अभ्यस्त बना है अभ्यास से। हम कहते हैं ये तो अभ्यस्त है, मतलब कि जैसे हम कहते हैं व्यस्त कि बिजी है, तो उसी प्रकार ये अभ्यस्त है, यानी जो अभ्यास करता जा रहा हो। जैसे हम कहते हैं ना कि मुझे इस चीज़ का अभ्यास है, मतलब मुझे इस चीज़ की प्रैक्टिस है अच्छे से, यानी कि मैं इस चीज़ का हैबिचुअल हो चुका हूँ। और हैबिचुअल होना मतलब आदी होना, उस चीज़ को मतलब बार बार करते रहना। और एक्सपर्टीज जिसे हम कह सकते हैं, और वो कब आती है? सिर्फ परिश्रम से नहीं, आदी हो जाने से उस चीज़ का, मतलब कि जैसे कहते हैं ना कि अच्छे से हम उसमें रम चुके हैं। अब इसे आप नेगेटिव वे में मत लीजिए, नकारात्मक तरीके से मत लीजिए कि वो तो इसका नशे का आदी है, उस तरीके से नहीं। जैसे हम कहते हैं ना ये तो संगीत का आदी हो चुका है, कि ये संगीत ही सुनता रहता है, संगीत का ही अभ्यास करता रहता है, ये संगीत का आदी हो चुका है। तो ये वो चीज़ है। तो इसलिए कैसे, जो शब्द आपको नहीं भी पता उसके सही अर्थ तक पहुंचना कैसे है, वो मैं तरीका बता रही हूँ। तो ये भी इतना कठिन नहीं होता। इसका सही उत्तर था सी ऑप्शन। उसी प्रकार सिवा शब्द का पर्यायवाची। अब ये जो सिवा है, वैसे तो एकदम से आप सुनेंगे तो आपको कभी कभी कन्फ्यूजन हो सकती है, ठीक है ना, लेकिन वैसे ये बहुत सिंपल सा है कि जैसे कहते हैं ना तुम्हारे सिवा मेरा और कोई नहीं, मतलब कि तुम्हारे अलावा मेरा और कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन। तो अभी तक देख रहे होंगे आप, इतना डिफिकल्ट ऐसा नहीं है। उसी प्रकार शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए, लेकिन फिर वही चीज़ कि आपको पता होना चाहिए कि काव्यरस कहते किसे है, वो है क्या। तो एक बेसिक नॉलेज होना बहुत आवश्यक है। फिर है आचार और आचार्य। अब यहाँ पर भी आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, जब ये चीज़ दी होती है तो इसमें अगर आपको जैसे पहला शब्द है आचार, तो जो उसका अर्थ है वो भी पहले ही दिया होगा, क्रम आपको बदलना नहीं है, पोजीशनिंग नहीं बदलनी है। कि जैसे यहाँ पर MCQs में बहुत ही कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को। कभी कभी ऑप्शन में आचार्य का मतलब सभी को होता है, जैसे आचार्य चाणक्य, आचार्य मतलब गुरु, शिक्षक, तो वो आपका यहाँ पर आ गया पुरुष, स्वभाव, विद्वान या कथावाचक, तो वहाँ पे डेफिनेटली आएगा विद्वान। तो आचार्य मतलब विद्वान। तो वैसे तो करेक्ट ऑप्शन सी हमें पहले ही मिल गया। और आचार, हम कहते हैं ना आचार कैसा है इसका, यानी कि उसका व्यवहार, उसका तरीका, शिष्टाचार, शिष्ट आचार यानी कि शिष्ट व्यवहार। तो ये रीति या व्यवहार मतलब तरीका। अब हो सकता है आपको ऑप्शन में ये भी दिया हो कि जैसे यहाँ पे रीति व्यवहार पहले और विद्वान बाद में है, लेकिन हो सकता है दूसरे ऑप्शन में आपको उल्टा दिया हो, विद्वान और व्यवहार। तो आपको लगेगा यार ये भी सही है, ये भी सही है, चूज किया कैसे किया जाए। तब आपको ये देखना है कि जो शब्द पहले है उसका अर्थ भी पहले ही दिया होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, लेकिन ये चीज़ एक एक्सेप्शन है, वैसे तो ऐसा होना नहीं चाहिए, बट इन केस अगर हो जाए, हो सकता है कि जैसे यहाँ पे सारे ही अलग अलग हैं। हाँ, जैसे बी ऑप्शन है, ये देखिए बी ऑप्शन, ये बिल्कुल सही यहाँ पे दिया हुआ है। मैं वही सोचूं ऐसा क्यों नहीं दिया होता ऑप्शन। आचार्य का मतलब होता है शिक्षक, बिल्कुल सही है, और आचार मतलब स्वभाव या व्यवहार। तो यहाँ पर क्या था, उल्टा करके दे दिया। तो इसलिए यहाँ पर आपको ध्यान देना कि करेक्ट ऑप्शन सी ऑप्शन ही आएगा। क्रम वही होना चाहिए, पोजीशनिंग आपको नहीं बदलनी है। अब देखिए जैसे है उपाध्यक्ष का सही संधि, ये जो सही उपसर्ग विन्यास चुनिए। अब स्टूडेंट सोचेंगे उपसर्ग विन्यास मतलब क्या होता है। विन्यास का मतलब होता है उसे अलग अलग करना, उपसर्गों को अलग अलग करना। तो सिंपली वैसे तो आप ऑप्शन देख के भी समझ सकते हैं, उपाध्यक्ष को आपको तोड़ना है। ये संधि का एक तरह से प्रश्न है। तो जैसे उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, अधि जमा अक्ष, उप जमा अधि जमा अक्ष। तो एक तो इसमें थी दीर्घ संधि उपा, तो ये अ और अ मिलकर हुए आ, और ई और अ मिलकर हुए य। तो इसमें यहाँ पे थी दीर्घ स्वर संधि और यहाँ पे थी आपकी यण स्वर संधि। तो ये था उप जमा अधि जमा अक्ष। तो यहाँ पर तो सिर्फ आपको ये तोड़ना था। और जैसे है उपा जमा अध्यक्ष, कभी कभी स्टूडेंट्स ये भी चूज कर लेते हैं, लेकिन ये गलत है। करेक्ट है आपका फर्स्ट ऑप्शन। लेकिन वही है कि इसके लिए आपको फिर बेसिक नॉलेज तो संधि विच्छेद की पता होनी ही चाहिए। अगला देखिए, छंद पढ़ते समय, अच्छा अभी तक जो प्रश्न थे वो तो बिल्कुल सही थे और मतलब इतने ज़्यादा कठिन नहीं थे, लेकिन अब देखिए जो प्रश्न आपके सामने हैं, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं। अब सबसे पहले तो स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि छंद कहते किसे हैं, फिर उसमें आने वाले विराम को। अब जैसे क्या होता है, आप कविता पढ़ रहे हैं तो उसमें भी तो आप बीच में बोलते बोलते करते हैं ना कि जैसे
अब बहुत सारी जैसे कविताएं होती हैं आपका कि अ, अब कविता एकदम से ऐसे याद नहीं आ रही है, लेकिन स्टिल जैसे कविता पढ़ते पढ़ते आप एक पंक्ति के बाद दूसरी पंक्ति के बीच में जो गैप लेते हैं, उस विराम को क्या कहते हैं बेसिकली, कि गति कहते हैं, यति कहते हैं, तुक कहते हैं या गण कहते हैं। तब जैसे इसके लिए आपको छंद जो है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, बहुत बारीक बारीक चीज़ें इसमें आपको समझनी पड़ेंगी, बहुत डीप इसमें स्टडी करने की आवश्यकता होती है आपको। तो और छंद के संबंध में काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए डिफ़िकल्टी लेवल अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो इसलिए मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए थोड़े इजी क्वेश्चन भी दिए हैं यहाँ पर और डिफ़िकल्ट भी, जिससे हम डिस्कस कर सकें और आप समझ सकें कि कैसे कैसे प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। तो उसे हम कहते हैं यति, कि जो विराम आता है बीच में, जो ब्रेक आता है, उसे हम यति कहते हैं। उसी प्रकार अगला है जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो। अब ये होता है जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, वाक्यांश के लिए एक शब्द, कि इसके लिए एक शब्द क्या होगा, जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो। सेठ, धनी, वैभवशाली या कुलीन। तो लेकिन अब आप ये मत कहिएगा कि जैसे उच्च कुल में हुआ है तो सीधा कुलीन वैसे ही कर देंगे हम। हालांकि सही उत्तर इसका डी ऑप्शन ही है कि कुलीन ही इसका सही उत्तर है, लेकिन आपको ये चीज़ रट्टे नहीं मानने हैं, आपको एक चीज़ समझनी है, लॉजिक समझना है। जैसे अभ्यस्त का मैंने आपको बताया था, अभ्यस्त किससे बना है, अभ्यास से, कि मुझे इस चीज़ का अभ्यास है, मैं इसमें अभ्यासरत हूँ, संगीत का अभ्यास करती जा रही हूँ, मैं संगीत की आदी हो चुकी हूँ कि उसी का अभ्यास करती रहती हूँ। तो वो चीज़ होती है, आपको तुक मिलाना आना चाहिए, उसका संबंध बनाना आना चाहिए। उसी प्रकार अब ये देखिए छंद के जो मैं बात कर रही थी, और ये सारे एक ही पेपर के जैसे प्रश्न हैं। दोहा और रोला के संयोग में बनने वाला छंद कौन सा है। अब ये जो दोहे तो आपने वैसे सुने होंगे, रहीम के दोहे, कबीर के दोहे। तो दोहा और रोला ये दोनों छंद के प्रकार हैं, और इन दोनों के संयोग से बनने वाला छंद कौन सा है। तो ये सारा आप समझ रहे हैं ना कि कितना डिफिकल्ट है और कितना वास्ट टॉपिक है ये, और कितना इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जो आप छोड़ नहीं सकते हैं। तो इसका वैसे सही उत्तर है कुंडलिया। और ये क्या होता है बेसिकली कि ये इसके जो पहले 2 चरण होते हैं वो दोहे जैसे होते हैं, और जो बाकी के 4 चरण होते हैं वो रोला से संबंधित होते हैं। और वो हमें कैसे पता चलता है, ये जो हमने पीछे यति पढ़ा था, और गण से बनता है गणित, वहीं से आप समझ सकते हैं कि गण मतलब गणना, नंबर्स, काउंटिंग। तो ऐसे ऐसे करके भी आप शब्दों में संबंध बनाते हैं, उनका अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। तब जैसे क्या होता है कि दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में, अब चरण किसे कहते हैं, 13 मात्राएं होती है, मात्राओं के अंतर्गत क्या क्या आता है, और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं आती हैं। तो ये मतलब चरण क्या होता है, कैसे गिना जाता है, काउंटिंग कैसे होती है, मात्राएं किन्हें कहा जाता है, ये सब जानने के लिए आपको ये टॉपिक कितना डिटेल में पढ़ना होगा ये आप खुद समझ सकते हैं। फिर है दोहा के विषम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। अब बताइए, विषम का मतलब वैसे तो होता है कठिन, लेकिन अब विषम चरण क्या होता है ये भी आपको तभी पता चलेगा जब आप वो टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए जस्ट ये मैं दिखाना चाह रही हूँ कि कठिन प्रश्न भी कितने ज़्यादा आते हैं पेपर में। तो वैसे उसका 13 होता है, जैसे ये देखिए 13 तो क्या है बेसिकली, जैसे यहाँ पे प्रथम और तृतीय चरण, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। छंद में क्या होता है, जैसे कि 4 चरणों में हम उसे मोस्टली विभाजित करते हैं। तो जैसे जो फर्स्ट और थर्ड लाइन है उसे हम कहते हैं विषम चरण, और जो सेकंड और फोर्थ होता है उसे हम कहते हैं सम चरण, जो बाद में आने वाला है सम। तो इसलिए जो यार विषम चरण यानी कि फर्स्ट और थर्ड, तो यहाँ पे दिया है ना 13 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे में दैट मीन्स सम चरण में 11 मात्राएं होती हैं। तो ये देखिए जैसे जो दोहा है वो मात्रिक छंद है आपका। तो दोहे के 4 चरण होते हैं, जिसमें विषम चरण प्रथम और तृतीय में 13 मात्राएं, और सम चरण द्वितीय और चतुर्थ में 11 मात्राएं होती हैं। और ये अभी तो आपको लग रहा होगा कि चलो सब ये तो याद करने की चीज़ है, दोहे में इतना होता है, उसमें इतना होता है, उसमें इतना होता है। ऐसा भी कुछ नहीं है। पहले तो आपको ये पता करना होगा, ऐसे 13 और 11 मात्राएं तो दूसरों में भी होती हैं, लेकिन फिर दोहे और उस दूसरे छंद में अंतर क्या है उसकी भी अपनी एक नॉलेज है, तो वो सभी आपको पढ़ना होगा। अब देखिए, अब कुछ और व्याकरण के प्रश्न। पारिभाषिक शब्दों का अर्थ किस शब्द शक्ति के आधार पर लिया जाता है। अब ये शब्द शक्ति टॉपिक कहाँ से आ गया, क्योंकि व्याकरण में आपके माइंड में सिर्फ वही आता है पर्यायवाची, विलोम, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, संधि विच्छेद, समास, मोस्टली स्टूडेंट्स यही पढ़ते हैं। लेकिन शब्द शक्ति मोस्टली स्टूडेंट्स व्याकरण में नहीं पढ़ते, लेकिन ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक है। तो जैसे इसमें ये है आपके पास अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। तो वैसे तो आप ना थोड़ा नाम से ही समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। लक्षणा का मतलब क्या होता है, लक्षण हो जिसमें,
कि सिर्फ जिसमें लक्षण दिखाई दें। जैसे हम कहते हैं ना कि इस बच्चे में तो ये यार ये तो इतना अच्छा प्लेयर है ना, इसमें तो बिल्कुल ये तो सचिन तेंदुलकर जैसा खेलता है। अब सचिन तेंदुलकर जैसा खेलता है मतलब उसमें सचिन तेंदुलकर के कुछ मतलब प्ले ट्रिक्स की कुछ लक्षण दिखाई देते होंगे, यानी कि वो बिल्कुल वैसा नहीं, मतलब डायरेक्टली हम नहीं कह सकते, लेकिन इसमें कुछ कुछ लक्षण दिखते हैं, कुछ कुछ अर्थ हम निकाल सकते हैं, तो यानी कुछ छुपा हुआ अर्थ, तो वो आपका लक्षणा में होता है। इनडायरेक्ट वे में व्यंजना, व्यंजना का मतलब व्यंजन से बना है, यानी कि व्यंजन क्या होता है, कॉन्सोनेंट जो सामने शब्द लिखा हुआ है जो दिख रहा है, यानी जो देखी हुई मतलब जो लिखी हुई भाषा है वैसा ही कुछ अर्थ निकल रहा है, तो वो आपका व्यंजना है। और अभिधा क्या होता है, जो पहला ऑप्शन है आपका, अगर सिंपल वे में लें तो अभिधा का मतलब जो बिल्कुल ही सिंपल है, कि जिसे पढ़ा और एकदम से समझ में आ गया, जिसका कोई दूसरा अर्थ निकल ही नहीं सकता, वो आपकी अभिधा शब्द शक्ति होती है, ठीक है ना। और पारिभाषिक शब्दों का अर्थ किस शब्द शक्ति के आधार पर होता है? पारिभाषिक शब्द मतलब परिभाषा वो नहीं, डेफिनेशन। पारिभाषिक शब्द होते हैं जो बिल्कुल मतलब मूल अर्थ जो सामने दिख रहे हैं उसका बिल्कुल जो एक्चुअल मीनिंग है, सिंपल, तो इसलिए वो आपका अभिधा शब्द शक्ति में ही आता है। उपरोक्त सभी में तो आ ही नहीं सकता, ठीक है ना, क्योंकि अब जैसे लक्षणा है, लक्षणा में तो जो दिया गया शब्द है उसका अर्थ वैसा होगा ही नहीं। क्यों? मैं कहूँगी आज बादल बहुत गरज रहे हैं, और वहाँ पे बादल गरजने का मतलब क्या है कि उस व्यक्ति को क्रोध बहुत आ रहा है, तो वहाँ पे बादल का मतलब है व्यक्ति और गरजने का मतलब है क्रोध आना, तो इसलिए फिर वहाँ पे पारिभाषिक शब्दों का अर्थ तो वो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ए ऑप्शन है। इन सभी को हम डिटेल में पढ़ेंगे, आप चिंता मत कीजिए, जब आगे वीडियोज आएंगी कोर्स में आप पढ़ेंगे। उसके बाद है निम्नलिखित में से महाप्राण क्या है। अब महाप्राण, अब कुछ स्टूडेंट्स को यही नहीं पता कि भाई महाप्राण क्या है, अल्प प्राण क्या है, सघोष क्या है, अघोष क्या है, ये तो पढ़ने से ही पता चलेगा। आपको आधारभूत जो ज्ञान है वो तो होना चाहिए ना व्याकरण का। तो उसके लिए मैं आपको वैसे बता देती हूँ, महाप्राण नाम से ही आपको पता चलेंगे, प्राण मतलब कि जिसमें बहुत जान लगानी पड़ती है, जैसे महा मतलब बहुत ज़्यादा जान। तो अब जैसे ये है क ट न और ये फ या फ, तो आप खुद देखिए एक बार इन चारों को बोलते समय आपको क्या बोलने में सबसे ज़्यादा जान लगानी पड़ रही है, सिर्फ इन चारों में पहले ध्यान दीजिए आप। बाद में तो इनका वर्गीकरण वगैरह कैसे होता है वो जब हम स्वर व्यंजन वगैरह पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करेंगे, लेकिन क ट न फ, फ, तो फ बोलने में थोड़ी सी ज़्यादा जान लगानी पड़ी, तो इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन था वो था डी। और ये सिर्फ ऐसे ही नहीं है, इसके अपने रूल्स होते हैं, नियम होते हैं बहुत सारे, तो हम आपको बताएंगे इसके अलग वीडियो में। फिलहाल समय की कमी है थोड़ी सी, तो फटाफट हम व्याकरण के बाद अभी जो साहित्य संबंधी प्रश्न है वहाँ पर भी जाएंगे। अब देखिए और व्याकरण के कैसे कैसे थोड़े प्रश्न आ सकते हैं कि अब जैसे यहाँ पर ये है काव्य रस का प्रश्न, कि आपको दो पंक्तियाँ दे दी, मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है। तब यहाँ पर क्या है, जैसे यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे, अब ये कौन कह सकता है, जो बहुत गुस्से में है या जो बहुत मतलब वीर है जैसे कहते हैं। तो यहाँ पर वीर रस और रौद्र रस में कभी कभी स्टूडेंट्स को या भयानक, यमराज का नाम सुनते भयानक रस भी आ जाता है, करुण रस तो किसी भी हालत में नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे वीर रस है, वीरता दिखाई गई है। और बेसिकली ये किसका कथन है कि सुकुमार मत जानो मुझे, मतलब बच्चा मत समझो मुझे, तो वहीं से आप आइडिया लगा सकते हैं ये किसका कथन हो सकता है। ये अभिमन्यु ने कहा था जब चक्रव्यूह की रचना हुई थी, और सारे कह रहे थे कि ये बच्चा क्या कर लेगा जिसके सामने इतने बड़े बड़े महारथी हैं, महायोद्धा हैं, तो तब अभिमन्यु ने कहा था कि मुझे बच्चा मत समझो, यमराज भी अगर सामने हो तो मैं तब भी लड़ने को तैयार हूँ। तो ये उसका गुस्सा नहीं, ये उसकी वीरता बोल रही थी, तो इन पंक्तियों में वीर रस है। उसी प्रकार रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुस चून। अब देखिए अभी पीछे जो हम पढ़ रहे थे छंद, जो ये विराम आता है, जैसे ये देखिए, अब इसे पढ़ने का तरीका क्या होता है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। तो यहाँ पे राखिए के बाद हमने हमारी टोन बदली ना, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, वो एक अलग हुआ। तो यहाँ पे ये पहला चरण, ये दूसरा चरण, फिर पानी गए ना उबरे, ये तीसरा चरण, मोती मानुस चून, ये आपका चौथा चरण। तो ये होती है यति, विराम कहाँ कहाँ पर है। तो इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, अलंकार भी काफ़ी हैं, और
वैसे मैं आपको कहूँ अलंकार अगर आप इंटरनेट पे चेक करेंगे इतने ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा हैं, लेकिन इतने ज़्यादा में आपको नहीं फंसना है। कुछ कुछ ऐसे सिर्फ 8 या 9 ऐसे अलंकार हैं जो हमेशा मतलब जिनमें से ही पूछा जाता है पेपर में। तो उसके लिए फिर आपको इतना दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं है कि इतने 24 24 25 25 हम पढ़ेंगे, नहीं। सिर्फ 7 या 8 अलंकार आपको जानने हैं जो हम आपको बताएंगे, डिटेल में समझाएंगे उदाहरणों के साथ, उतना आपके लिए काफ़ी रहेगा। तो यहाँ पर क्या है बेसिकली श्लेष अलंकार। कभी कभी स्टूडेंट्स ये देखिए आई गेस जहाँ पेपर से मैंने लिया उन्होंने भी यमक अलंकार चूज किया हुआ है, क्योंकि यमक अलंकार में क्या होता है कि जहाँ पर एक शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ जो है वो भिन्न हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे सजना है मुझे सजना के लिए, तो अब सजना 2 बार आया, लेकिन एक सजना का मतलब था तुम्हारा पिया और दूसरा सजना का मतलब था कि मुझे सजना है, मतलब जैसे कहते हैं ना पार्लर में मैं सजने गई हूँ, तो उस प्रकार से। लेकिन यहाँ पे नो डाउट पानी 3 बार आया है, 2 भी नहीं 3 बार, कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, पानी 3 बार आए। लेकिन यहाँ पर पानी ये तो 3 बार जो यूज़ हुआ ये एक ही अर्थ में हुआ, लेकिन बाद में बताया गया कि ये मतलब 3 संदर्भों में कहा गया था। यहाँ पर पानी का अर्थ भिन्न नहीं है लेकिन संदर्भ अलग अलग थे। तो वहाँ पर क्या होता है एक ही शब्द को 3 संदर्भों में, कि मोती, मानुष और चून। तो इसलिए यहाँ पे श्लेष अलंकार था, जब एक ही शब्द हो लेकिन उसके अर्थ भिन्न भिन्न निकल रहे हों। चलिए, तो अभी मैंने आपको हिंदी व्याकरण का तो बता दिया कि उसमें कितने प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, उनका कठिनाई का स्तर क्या होगा। साधारण प्रश्न भी आते हैं लेकिन कठिन प्रश्न भी बहुत आते हैं। फिर आता है साहित्य संबंधी प्रश्न, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अराइज होती है, क्योंकि साहित्य इतना लंबा है, इतना लंबा है, स्टूडेंट्स को लगता है कि भाई हम कहाँ तक पढ़ें, कितना पढ़ें इसे, वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। लेकिन फिर वही चीज़, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या है ना, ऐसा तो बुक्स बहुत सारी अवेलेबल हैं, फिर भी जो स्टूडेंट्स हैं वो यूट्यूब में देखते हैं या कोई कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट लेते हैं या मतलब कोर्स लेते हैं। वो क्यों? जिससे कि आपको थोड़ा सा एक तो आपकी हैबिट बने। ऐसा कुछ नहीं है कि आप कमज़ोर हैं पढ़ाई में, लेकिन एक होता है ना जैसे कि एक हैबिट बनी रहे और आपको सारा मटेरियल जो है आपको एटलीस्ट एक सोर्स पता चल जाए, कि एक रास्ता पता चल जाए। ऐसा नहीं कि आप अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं सकते, लेकिन उस मंजिल तक पहुंचने के लिए एक जैसे कहते हैं ना माया जाल बिछा हुआ है, इतने सारे रास्ते हैं। तो एटलीस्ट अगर आपको उन 20 रास्तों में से 2 रास्ते भी एक पर्टिकुलर मिल जाए कि हाँ इन 2 रास्तों से चलेंगे तो मंजिल मिल ही जाएगी, तब आपका समय भी कम लगेगा, कन्फ्यूजन कम होगी, टेंशन कम होगी और फोकस ज़्यादा होगा। अब साहित्य से संबंधित प्रश्नों में ना 2-3 चीज़ें आपको ध्यान देनी है। सबसे पहले तो कुछ प्रश्न आप देखिए आपके सामने जो मैं बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो कि हिंदी की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा बोली कौन सी है, सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली कौन सी है? अवधी, बघेली, भोजपुरी या मैथिली? उसमें है भोजपुरी। अब क्या है ये जो है इसके लिए तो आपको याद ही करना पड़ेगा, इसके लिए कोई ऐसे नियम वगैरह नहीं है। लेकिन अब ये जो याद भी करना है ना हिंदी साहित्य, इसमें 2 प्रकार के प्रश्न पूछे मतलब आते हैं। 2 तरह की सिचुएशंस आपके सामने खड़ी होती हैं। कुछ तो ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका एक लिमिटेड मतलब कि वो एरिया है जो आप आसानी से याद कर सकते हैं, जैसे कि ये वाला प्रश्न या ये जो तीनों आपके सामने हैं ये कर सकते हैं आप। कैसे कि आपको पता है, हाँ आपने खोला हिंदी भाषा की बोलियां उपभाषाएं, उसका एक ये लिमिटेड ही टॉपिक होगा, ठीक है ना, उसी के अंदर ये सब कुछ आएगा, तो यह फिर भी याद कर सकते हैं। तो जैसे इसका है भोजपुरी सही उत्तर। उसी प्रकार अर्थालंकार के बिना सरस्वती विधवा के समान है, यह किसका कथन है? ये वेद व्यास जी का है बेसिकली कथन। और यहाँ पे ब्रज भाषा का स्वर्ण युग, यहाँ पे इन्होंने स्वर्ण के जो है वर्तनी गलत लिखी हुई है, स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, ये स्वर्ण है कि ब्रज भाषा का स्वर्ण युग कौन सा है? स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? जिसमें जिस समय वो वाली भाषा जो है सबसे ज़्यादा प्रयोग की गई हो, उसे सबसे ज़्यादा सम्मान मिला हो, उसमें सबसे ज़्यादा रचनाएं लिखी गई हों, तो वो था आपका रीतिकाल। अब ये आदिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल, ये कौन से काल थे? ये भी आपका एक लिमिटेड टाइम है, ये भी आपका लिमिटेड जैसे कोर्स है जिसे आप इजीली समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ 1 दिन लगेगा, इसमें आपको सिर्फ 1 दिन लगेगा, उससे ज़्यादा समय आपको नहीं लगेगा अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसलिए ये भी डिफ़िकल्ट नहीं है, चिंता मत कीजिए। लेकिन समझना आपको ज़रूरी है कि आदिकाल किसे कहते हैं, टाइम पीरियड आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये इसमें ये भी चीज़ है कि जो विभिन्न साहित्यकार थे उन्होंने ये जो सारे काल हैं इनको अपने अपने अकॉर्डिंगली डिफ्रेंशिएट किए। कुछ लोग भक्ति काल को इस पीरियड से इस पीरियड तक मानते हैं, कुछ लोग इस पीरियड से इस पीरियड तक मानते हैं, तो वो सभी आपको देखना होगा। तो वैसे ब्रज भाषा का जो स्वर्ण युग है वो रीतिकाल माना जाता है, मध्यकाल जो था। और उसका ये जो अर्थालंकार का ये मुनि वेद व्यास जी ने कहा था,
बेसिकली उन्होंने अग्नि पुराण में कहा था कि अर्थालंकार रहिता विधवैव सरस्वती, ये उन्होंने कहा था अग्नि पुराण में भगवान व्यास देव ने। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका डी ऑप्शन है। फिर देखिए उद्दंत मार्तंड, ठीक है ना, ये जो मासिक पत्र कहाँ से निकलता था, तो ये आपका कलकत्ता से निकलता था। करेक्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन। अब ये भी जो है कुछ कुछ कि हिंदी के सब पहला समाचार पत्र, पहला निबंध कौन सा था हिंदी भाषा का, पहला उपन्यास कौन सा था हिंदी भाषा का, तो कुछ कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपके माइंड में होते हैं और आप उन्हें इजीली मतलब वहाँ तक पहुँच भी सकते हैं। जैसे जीके के भी कुछ क्वेश्चन होते हैं ना, कि वैसे जीके इतनी सारी है लेकिन कुछ कुछ टॉपिक्स होते हैं जिनमें से हमेशा पूछा जाता है, तो वो तो आप फिर भी पढ़ सकते हैं। पहला समाचार पत्र ये था, पहला उपन्यास ये था, पहला निबंध ये था, ठीक है ना। तो ये ईजी है, ये कलकत्ता से हुआ था और ये हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था और इसका प्रकाशन 30 मई 1826 में 30 मई 1826 ईस्वी में कलकत्ता से एक साप्ताहिक पत्र के रूप में शुरू हुआ था। उसी प्रकार जैसे संत काव्य और सूफी काव्य में असमान तत्व कौन सा है, असमान मतलब कि जो दोनों को मतलब भिन्न करता है, अलग करता है। वैसे तो जो संत काव्य और सूफी काव्य है दोनों ही निर्गुण भक्ति धारा से संबंधित हैं, लेकिन उसमें जो प्रबंध शैली है, प्रबंध शैली, वो दोनों की असमान है। अब संत काव्य और सूफी काव्य, वैसे नाम से आपको पता चल गया होगा कि जैसे सूफी, ये सुनते ही आपको गज़लें याद आती हैं, उस प्रकार से थोड़ा उर्दू भाषा से संबंधित। और उर्दू आपने मोस्टली कहाँ देखी, जैसे शायरी में, जिसमें कि आपने देखा होगा जैसे कि रोमांटिक शायरी वगैरह जो होती है, उस प्रकार से प्रेम से संबंधित। तो इसकी जो शैली थी वो थोड़ा प्रेम से संबंधित थी, उर्दू भाषा से संबंधित थी। लेकिन जो संत काव्य था, संत काव्य जो था वो थोड़ा सा जैसे एक मिश्रित शैली थी, जिसमें हिंदी भाषा भी थी, संस्कृत भी थी, उर्दू के भी कभी कभी कुछ शब्द ले लिए जाते थे, दूसरी भाषाओं के भी शब्द ले लिए जाते थे। और इसमें क्या था बेसिकली कि सिर्फ प्रेम नहीं, आपका जीवन दर्शन से संबंधित भी था। तो ये दोनों में अंतर था। तो जो प्रबंध शैली जो है, ठीक है ना, और संत काव्य जो था वो थोड़ा सा मुक्तक काव्य था। अब ये सब क्या होते हैं ये बाद में आपको हम बताएंगे। तो इन दोनों में जो असमान तत्व था वो था प्रबंध शैली। और अगला है छायावाद, नाम किसने दिया, मुकुटधर पांड्य ने। अब ये छायावाद होता क्या है, छायावाद, प्रयोगवाद, ये भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है। तो साहित्य का जो सिलेबस है वो तो बहुत ज़्यादा लंबा है ही है, इसलिए अभ्यास तो आपको करना ही पड़ेगा। उसी प्रकार अब जैसे देखिए ये आपका प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है। अब प्रवर्तक का मतलब क्या होता है, जो प्रसार करते हैं, किसी चीज़ को बढ़ाते हैं आगे, उसे प्रारंभ करना, उसका प्रसार करना, फैलाना हर जगह। तो प्रयोगवाद अब होता क्या है, ये भी छायावाद, प्रयोगवाद, बहुत सारी चीज़ें जो भी आपको जानी है साहित्य में। उसका जो सही उत्तर है वो है अज्ञेय जी। और अज्ञेय जी तो इस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, वो नए नए प्रयोग करते रहते थे। इस तरीके से भी लिखने का उन्होंने प्रयास किया, इस शैली में भी लिखा, उस शैली में भी लिखा। और सोचिए अज्ञेय, जितना छोटा नाम लग रहा है उतना है नहीं। इनका पूरा नाम जो था वो था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। सोचिए इतना बड़ा नाम था, लेकिन ये अज्ञेय जी के नाम से ही जाने जाते हैं। अब देखिए भक्ति काल की अवधि क्या है। पीछे मैंने बताया था ना अवधि, भक्ति काल की अवधि परीक्षा में अधिकतर ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आदिकाल की अवधि, रीतिकाल की अवधि, क्यों? क्योंकि विभिन्न जो विद्वान थे सबने अपने अपने अकॉर्डिंगली टाइम दिया, लेकिन स्टिल एक फिर भी स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट की गई कि इन सब के बावजूद इसको अधिकतर विद्वान मानते हैं, तो उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म माना गया। तो इसलिए जो भक्ति काल है उसे ये 1375 से लेकर 1700 तक के बीच में माना जाता है भक्ति काल को, एक्चुअल भक्ति काल को। और भारतीय टेलीविज़न को दूरदर्शन का नाम कब दिया गया? दूरदर्शन, ऐसा नहीं दूरदर्शन मतलब कि DD1 ही से, लेकिन भारतीय टेलीविज़न को दूरदर्शन का नाम कब दिया गया? ये इसका सही उत्तर है बेसिकली डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअली में 1975 में दिया गया था। इसका भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि सबसे पहले ये जो भारतीय टेलीविज़न है उसे टेलीविज़न इंडिया का नाम दिया गया था, लेकिन 1975 में इसका नामकरण दूरदर्शन कर दिया गया, 1975 में। और यह दूरदर्शन नाम इतना लोकप्रिय हुआ कि टीवी का हिंदी पर्याय ही बन गया कि टीवी, हम कहते हैं कि दूरदर्शन चला दो मतलब कि टीवी चला दो। कितना फेमस हुआ ये नाम दूरदर्शन। तो याद रखिए भारतीय टेलीविज़न को दूरदर्शन का नाम 1975 में दिया गया था। अब देखिए, अब यहाँ तक तो जो साहित्य के प्रश्न थे ना वो तो मैंने आपको बताया एक लिमिटेड सिलेबस है जो कि आप पढ़ सकते हैं कि हाँ आपने भक्ति काल, हिंदी साहित्य के काल टॉपिक निकाला, उसमें से पढ़ लिया। हिंदी भाषा की भाषाएं और उपबोलियाँ या उपभाषाएं निकाली, वो पढ़ ली, वो टॉपिक खत्म।
असली जो प्रॉब्लम आती है, असली जो चिंता का विषय है, वो ये वाले प्रश्न है जो अब स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ पर क्या है कि जैसे ये मैच द फॉलोइंग, कि आपको एक जगह है कवि या लेखक और उनकी रचनाएं। अरे भाई, अब इतने कवि, इतने लेखक हैं और उनकी कितनी ही असंख्य रचनाएं हैं, कहाँ तक याद रखेंगे आप। यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स फेस करते हैं साहित्य के प्रश्नों में। तो यहाँ पर वैसे मैं आपको बता दूँ, जैसे कि इनका तो फिर एक ही ऑप्शन हो सकता है कि जैसे जो कुछ जो फेमस हैं, या तो एक तो इनका अभ्यास तो बहुत ज़्यादा करना ही होगा आपको साहित्य का, कि कौन से कवि की कौन सी रचना है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं विभिन्न, मतलब कि जो पुस्तक हैं वहाँ से आपको मिल जाएगा, पाठ्य पुस्तकों से, इंटरनेट के माध्यम से आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे, हम भी आपको देंगे। तो अब जैसे इसमें एक ऑप्शन क्या हो सकता है कि इन चारों में से अगर आपको एक का भी सही उत्तर पता हो तब भी आप सही ऑप्शन चूज कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, फर्स्ट ऑप्शन के लिए 1 2 3 4, अगर फर्स्ट में आपको मृगावती का सही कवि पता है, मृगावती एक रचना है जिसका अगर सही कवि आपको पता है, ठीक है ना, तो प्रश्न वहीं के वहीं समाप्त हो जाएगा, सही हो जाएगा। जैसे मृगावती का जो सही उत्तर है वो है कुतुबन ने लिखी थी, ये कुतुबन ने रचना लिखी थी मृगावती। तो यानी कि फर्स्ट का फोर्थ आएगा तो क्वेश्चन वहीं पे खत्म, कि सी ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है ना। उसके बाद आपको कोई फर्क नहीं पड़ता मधुमालती किसने लिखा, चंदायन किसने लिखा, अखरावट। लेकिन अभी जो आप ये वीडियो पढ़ रहे हैं वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि ये मधुमालती मंझन जी ने लिखा था, चंदायन जो है मुल्ला दाऊद ने लिखा था, और अखरावट जो है वो आपका जायसी जी ने लिखा था, मलिक मोहम्मद जायसी जी। तो इस तरीके से आप जैसे जैसे प्रैक्टिस क्वेश्चन करते रहेंगे आपके माइंड में वो चीज़ मतलब आपको याद होती रहेगी। उसी प्रकार जैसे अंधा युग किसकी रचना है, याद रखिए। अब कुछ तो फेमस है, जैसे अंधा युग ये महाभारत का ये सबसे बड़ा, इस पर प्रश्न मैंने देखा है अधिकतर 95% केसेस में इससे प्रश्न डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वे में पूछा ही जाता है, कुछ भी हो जाए। और ये धर्मवीर भारती जी ने लिखा है, ये धर्मवीर भारती जी की रचना है अंधा युग, ठीक है ना। इसका जो कथानक है वो आपका महाभारत पर आधारित है। फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। तो अब इसकी भी लिस्ट इतनी लंबी है कि इतने सारे जो हैं विद्वान थे, उन्होंने इतनी सारी हिंदी की पत्रिकाएं लिखी, वो मतलब छपी होंगी, किसने किसका संपादक किया, ये भी एक बहुत ही लंबी लिस्ट है। यहाँ पर आकर डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है और आपकी मतलब आपको थोड़ा सा कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। वैसे इसका जो उत्तर है सही वो भी डी ऑप्शन ही होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली। तो क्योंकि क्या था कि जो श्याम सुंदर दास जी हैं उनके बाद ये जो सरस्वती पत्रिका है सबसे पहले उसका संपादन श्याम सुंदर दास जी ने किया, उनके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया, और उनके बाद पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने किया। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी जो थे उनके बाद देवीदत्त शुक्ल, यहाँ पर भी इन्होंने स्पेलिंग मिस्टेक की हुई है क्वेश्चन पेपर वालों ने। तो देवीदत्त शुक्ल जी ने किया, उनके बाद श्रीनाथ सिंह जी, और उनके बाद श्री नारायण चतुर्वेदी जी ने किया। तो इसलिए मेरे अकॉर्डिंगली तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी ही आना चाहिए, क्योंकि ये तो 4th नंबर पर आए। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी 2nd नंबर पर थे, उनके बाद पुन्नालाल बख्शी जी थे। फिर ये देखिए, पहाड़ों में प्रेममय संगीत, रिपोर्टाज रिपोर्ट को कहते हैं, ये किसने लिखा। फिर वही चीज़, ये वाले प्रश्न काफ़ी आते हैं, डिफिकल्ट भी होते हैं लेकिन आते बहुत ज़्यादा हैं, बहुत प्रश्न आते हैं इससे संबंधित। और ये जो है करेक्ट ऑप्शन इसका है अश्क। अश्क अगर उर्दू में कहें तो उसका मतलब होता है आंसू, लेकिन ये जो पूरा नाम है इनका वो है उपेंद्र नाथ अश्क। इन्होंने पहाड़ों में प्रेममय संगीत ये रचना लिखी थी। और इसका फिर वही चीज़ कि ये आपको कैसे याद होंगे, प्रैक्टिस करते रहिए, नाम आपको याद होता रहेगा। प्रेममय संगीत, प्रेम से संबंध आएगा आंसुओं का, अश्कों का, वहाँ से याद रखिए उपेंद्र नाथ अश्क। फिर उनकी फिर क्या होता है जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, उपेंद्र नाथ अश्क आपने देखा कि इन्होंने ना प्रेम से संबंधित ये रचना लिखी है। फिर आप ना नेट पे सर्च करिए, इनकी और रचनाएं देखिए, हो सकता है आपको एक पैटर्न पता चले कि हाँ ये प्रेम से संबंधित रचनाएं लिखते हैं या ये भक्ति से संबंधित रचनाएं लिखते हैं। वहाँ से आपको ये चीज़ याद करना और सरल हो जाएगा। फिर आता है सुमेल नहीं है। सुमेल यानी सही मेल कहाँ पर नहीं है, यानी कि जैसे मिश्र बंधुओं ने ये लिखी, गुलाब राय जी ने ये लिखी, तो इनमें से 3 सही हैं और 1 गलत है, वो आपको चुननी है जो सही नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, माखनलाल चतुर्वेदी जी ने साहित्य देवता, ये तीनों ही सही हैं, लेकिन क्षणदा जो है वो रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना नहीं है, वो महादेवी वर्मा जी की रचना है। तो ये देखिए,
क्षणदा महादेवी वर्मा के ललित निबंधों, ललित मतलब जो छोटे छोटे निबंध जो थे उनका संग्रह है। इसका प्रकाशन 1956 में हुआ था। चलिए, तो ये कुछ ऐसे प्रश्न थे। मैं जानती हूँ थोड़ा समय आपका ज़्यादा लिया, लेकिन ये सारे प्रश्न आपको दिखाने बहुत आवश्यक थे। कुछ कुछ प्रश्न, वैसे तो 120 प्रश्न आते हैं हर पेपर में, लेकिन फिर भी आपको ये दिखाना ज़रूरी था कि आसान प्रश्न भी आते हैं, कठिन प्रश्न भी आते हैं। आसान प्रश्नों के लिए भी आपको आधारभूत जानकारी तो चाहिए, और कठिन प्रश्नों के लिए आपको जो आप आधारभूत जानकारी ले रहे हैं उसके भी आपको पूरी समझ होनी चाहिए कि अगर इसका मतलब ये है तो क्यों है। तो इसलिए अगर आपको परीक्षा की सही से तैयारी करनी है तो सबसे पहला कदम तो यही होगा कि व्याकरण का सतत यानी कि लगातार आपको प्रैक्टिस तो करती रहनी होगी, लगातार प्रैक्टिस, और आधारभूत जानकारी तो एटलीस्ट आपको होनी चाहिए। आपको पता तो चले काव्य रस का मतलब क्या होता है, काव्य गुण का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, अलंकार का मतलब क्या होता है और अलंकार के कितने प्रकार हैं, यही पता हो एटलीस्ट। फिर दूसरा है हिंदी साहित्य से संबंधित आधारभूत जानकारी। अब ये वो कौन सी है आधारभूत जानकारी जिससे संबंधित प्रश्न आते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया था, जो लिमिटेड है। जैसे कि हिंदी साहित्य के काल, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। अब ये तो एक लिमिटेड जानकारी है ना कि उनका टाइम पीरियड क्या है और किसने उसको क्या नाम दिया, और इसको मध्यकाल क्यों कहा गया, आदिकाल में क्या खास था, भक्ति काल में क्या खास था। तो ये एक लिमिटेड जानकारी है, तो वो तो आधारभूत जानकारी में आ जाएगा। कितनी बोलियां हैं, कितनी भाषाएं हैं, फिर संविधान से कैसे संबंधित है, वैसे प्रश्न कुछ आते हैं। और तीसरा जो थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट होगा वो होगा विभिन्न रचनाकारों की रचनाओं का ज्ञान, जो कि असीमित है भाई, ये तो बहुत लंबा है। तो इसलिए ये चीज़, इसकी प्रैक्टिस आप करिए, लेकिन इस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि इससे संबंधित बहुत प्रश्न पूछे जाएंगे, नो डाउट अबाउट इट, और जिसका आप सही उत्तर दे सकते हैं, नो डाउट। इससे तो और भी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन ये थोड़ा सा जिस कहते हैं ना कंफ्यूजिंग, थोड़ा सा ज़्यादा ही लंबा हो जाता है, तो उसमें फिर स्टूडेंट डर के मारे इसे छोड़ ही देते हैं। तो छोड़ना नहीं है, तैयारी करनी है। लेकिन ये भी इतना आसान नहीं होगा। ये जो आधारभूत जानकारी साहित्य से संबंधित, क्यों, ये देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। साहित्यिक काल जो मैंने आपको बताया, भाषा और बोलियाँ, विभिन्न कथन, जैसे वो अर्थालंकार, बिना मतलब अर्थालंकार के बिना जो है वो सरस्वती विधवा के समान है, ऐसे बहुत सारे कथन होंगे। वो तो सिर्फ अलंकार का कथन था। हिंदी भाषा से संबंधित कथन होंगे, ठीक है ना, काव्य से संबंधित कथन होंगे, गद्य से संबंधित कथन होंगे, व्याकरण से संबंधित कथन होंगे, कितने सारे कथन हो सकते हैं। फिर छायावाद, प्रयोगवाद, ये सब क्या था, छायावाद का प्रयोग किस किस ने किया, प्रयोगवाद का प्रयोग किस किस रचनाकार ने किया। फिर साहित्यिक विधाएं, विधाएं क्या होती हैं, जैसे उपन्यास, गद्य, पद्य, पद्य में भी आपका जैसे वो जो था छंद, दोहे, फिर आप जैसे कहते हैं हम आपका और उपन्यास, रिपोर्टाज, ठीक है ना, फिर आपका यात्रा वृतांत, पत्र, समाचार पत्र। तो इतनी बहुत सारी आपकी जो विधाएं हैं उनके बारे में आपको जाना होगा। तो इसलिए कहने के लिए सिलेबस बहुत ज़्यादा है, समय बहुत कम है, तो इसलिए तैयारी अभी से प्रारंभ कर दीजिए, देरी मत कीजिए। जैसे जैसे एक एक सेकंड गुजरता जा रहा है, समय कम होता जा रहा है, सिलेबस उतना ही है, वो कम नहीं होगा, वो बढ़ेगा ही सिर्फ, ठीक है ना। रचनाएं तो होती ही रहेंगी, लेकिन बस वही है कि जितनी आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तभी ये चीज़ें आपके माइंड में घुसेंगी। तो हिंदी को मैं कहती हूँ चाहे डेली ना सही, लेकिन हर दूसरे या तीसरे दिन एक शेड्यूल बना लीजिए। थोड़ी थोड़ी भी आप प्रैक्टिस करेंगे ना, हिंदी सिर्फ आपका थोड़ा सा साथ चाहती है, बाकी मार्क्स आपको ये बहुत ज़्यादा दिलवा सकती है। और जहाँ तक लैंग्वेज मतलब इसकी बात है, लैंग्वेज टीचर के एग्ज़ाम की 120 प्रश्न हैं, बहुत मायने रखते हैं, बहुत मार्क्स आपको दिलवा सकते हैं, आपकी सफलता का बहुत बड़ा कारण बन सकते हैं। तो इसलिए मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। कोई भी समस्या हो, कोई भी आपके मन में संदेह हो, शंका हो, कोई भी प्रश्न हो, तो उसके लिए हमारा फ़ोन नंबर है आपके सामने 7814622609। आप हमें मेल भी कर सकते हैं civilstaffhimachal@gmail.com। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब चैनल भी है, वहाँ पर जाकर आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, हमारे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलिए, मैं तो आपको शुभकामनाएं दूंगी कि आप जो है कोई भी जो भी परीक्षा तैयार कर रहे हैं, आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कंपटीशन एग्जाम, सिर्फ HP टेट नहीं, हो सकता है ये वीडियो ऐसे स्टूडेंट्स भी देख रहे हों जो किसी और पेपर की तैयारी कर रहे हो, लेकिन उसमें हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य आता हो, तो हमारे आगे के जो वीडियोज़ होंगे वो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो उसके लिए मैं आशा करती हूँ कि आप हमारे साथ इसी प्रकार से जुड़े रहें, आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, यही हमारी आशा है। अपने स्वास्थ्य का, अपने परिवार के स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखिए। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए, धन्यवाद।